इनको खतरा दलित राजनीति से उतना नहीं है जितना दलित विचारधारा से है। सरकार इतनी तानाशाही हो गई है, जब तक सड़कों में हुजूम नहीं दिखेगा, जेल भरो आंदोलन शुरू नहीं होंगे, तब तक इस देश की सरकार पे कान में जू नहीं रेंगने वाला। और जो कुछ हो रहा है वो एकदम डंके की चोट पे करेंगे। उनके हर इंस्टीट्यूशन में कब्जा। जाएंगे कहाँ है आप? जाति जनगणना की बात ही केवल काफी नहीं है इस समय देश में। आपका वोट जब आपका नहीं रहा, आप ईवीएम में चिल्लाते रहिए, सड़क पे आंदोलन कौन करेगा? ना पक्ष चाहता है ना विपक्ष चाहता है। केवल और केवल इस देश में इस समय धर्म की राजनीति और पूंजीवाद की राजनीति हो रही है। इसके अलावा इस देश में कुछ नहीं हो रहा है। क्या अभी लग रहा है क्या बहुजनों को खासतौर से कि संविधान लागू है देश में? यदि ऐसा लग रहा है तो बहुत गलतफहमी है। देखिए, जब किसी चीज़ को बर्बाद करना होता है तो उसको पूज्य बना दीजिए या उसका बहुत हल्ला करने लगिए। आप संविधान दिवस मनाइए, रिस्पेक्ट दिल में रखिए, लेकिन संविधान के प्रावधानों को लागू करिए। ना पक्ष चाहता है ना विपक्ष चाहता है। केवल और केवल इस देश में इस समय धर्म की राजनीति और पूंजीवाद की राजनीति हो रही है। इसके अलावा इस देश में कुछ नहीं हो रहा है। पूरे जितने भी हमारे सार्वजनिक संस्थान हैं, उनको एकदम धराशायी कर दिया गया है। फीस की वृद्धि देख लीजिए आप। उस विश्वविद्यालयों में क्या है, अभी एक और नया शिगुफा आ रहा है, विश्वविद्यालयों में नई लेटर एंट्री का प्रोविजन आ गया। यूजीसी ने जो कहा है प्रोफेसर ऑफ इमिनेंस, ये क्या है? ये भी अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालयों में आप प्रोफेसरों को भी घुसा दीजिए। एक ही, जिस तरह से एक ही रंग में एक ही झंडे के नीचे पूरा विश्वविद्यालय शिक्षक संस्थान आ गए हैं, उसी तरह से संविधान दिवस का केवल उनको केवल वोट बैंक के लिए संविधान दिवस का मना रहे हैं। इवन मैं विपक्ष को भी इस मामले में बिल्कुल एकदम खड़ा करूंगा उनके सामने में कि आप विपक्ष यदि इतना ही सशक्त है और इसके बारे में इतना संवेदनशील है, तो आपको संविधान के जो प्रावधान नहीं लागू हो रहे हैं उसके लिए सड़क में कहाँ प्रदर्शन दिख रहा है? पहली बात। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, उनको जिस प्रकार से मुखर होकर के बोलना चाहिए तो वो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं बोलना है। आप केवल जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात ही केवल काफी नहीं है इस समय देश में। आपका वोट जब आपका नहीं रहा, आप ईवीएम में चिल्लाते रहिए, सड़क पे आंदोलन कौन करेगा? पहली बात। जब तक इस सरकार इतनी तानाशाही हो गई है, जब तक सड़कों में हुजूम नहीं दिखेगा, जेल भरो आंदोलन शुरू नहीं होंगे, तब तक इस देश की सरकार पे कान में जू नहीं रेंगने वाला। और जो कुछ हो रहा है वो एकदम डंके की चोट पे करेंगे। उनके हर इंस्टीट्यूशन में कब्जा। जाएंगे कहाँ है आप? आप उच्चतर संस्थाओं में जाएंगे शिकायत करने के लिए, सब उनके पास है। ईवीएम का हल्ला हो रहा है, पूरा हरियाणा का जन जन जान रहा है कि क्या हुआ। महाराष्ट्र में भी यही सुन रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप पहली बात तो यदि आपको ईवीएम का डर है और ईवीएम से लोग पूरा एकदम प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, तो आपको ईवीएम से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। आप संपूर्ण बहिष्कार कीजिए, बनाने दीजिए बीजेपी को अकेले सत्ता, फिर देखिए कैसे प्रेशर में नहीं आती है। आप हाँ भी कर रहे हैं, ना भी कर रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। मोदी मॉडल एकदम डिफरेंट मॉडल है। वो आपको सांस लेने के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मोदी कमजोर हो गए हैं, कि इनके 240 विधायक आए हैं तो मोदी कमजोर हो रहे हैं। बताइए कहां पे उन्होंने कमजोरी साबित की अपनी? हर चीज को तो खत्म कर रहे हैं वो। तो ये कांग्रेस पार्टी को भी अब सोचना चाहिए, जो अब हर जगह संविधान लेके चल रहे हैं। ठीक है, राहुल जी व्यक्तिगत रूप से विचार अच्छे रख रहे हैं, इसको समर्थन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन केवल विचारों से इस समय काम नहीं चलने वाला। इस देश में बड़े आंदोलनों की जरूरत है, जन आंदोलनों की जरूरत है, जिसका निश्चित रूप से जब आपको इतनी सत्ताएं मिली हैं, इतने साल आपको विपक्ष का नेता भी चुना है लोगों ने, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हम आप जैसे बुद्धिजीवी लोग ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हम लोग आंदोलन खड़ा करने में भूमिका निभा सकते हैं विचारों के माध्यम से, लेकिन पब्लिक को आप ही डील करेंगे। आप रामलीला मैदान में क्यों नहीं बुलाते? जब कांग्रेस पार्टी का 2000 बाबा रामदेव और अन्ना हजारे एंड सन्स का जो आंदोलन हुआ, तो आपके खिलाफ एकदम पूरा आंदोलन हुआ। आप कहां हैं जब आप पूरा इस समय जनता त्राही कर रही है? तो आप कहां हैं? आप जब तक सड़कों में नहीं उतरेंगे, समस्या मुझे नहीं लग रहा कि कोई समाधान होगा। चिल्लाते रहिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खेलते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। और रोड ही रास्ता बचा है एकदम। इस देश में अब ऐसा महसूस होने लगा है, खासतौर से महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, कि यदि जन आंदोलन नहीं हुए, वो भी सड़कों पे आंदोलन नहीं हुए, अहिंसक में आंदोलन को समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन
आंदोलन सड़कों में होना चाहिए, प्रोटेस्ट दिखना चाहिए और बड़े पैमाने पे दिखना चाहिए, जिससे सरकार को लगे कि नहीं, आम नागरिक अभी आपका प्रतिरोध कर रहा है। अभी तो ऐसा नैरेटिव ये लोग खड़ा कर दे रहे हैं, एलन मस्क जैसे आदमी को उन्होंने नकार दिया, जो दुनिया में स्पेस शटल को वापस ले आया और पूरा साइंस टेक्नोलॉजी का इस समय मास्टर है, उसको कह रहे हैं कि नहीं, हमारी ईवीएम सुरक्षित है। तो आप कहाँ पे अब लड़ेंगे? आपके राजीव कुमार जी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे उस संघर्ष को दिखाएंगे? सड़क में ही दिखाएंगे। विपक्ष भी जब चुनाव जीत जाता है तब तो ये सवाल खड़े नहीं करता। बिल्कुल, एकदम सही बात। तो फिर कहता है ईवीएम में गड़बड़ है। हाँ, ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज शायद हमको लग रहा है, अभी मैंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है विपक्ष की, तो पहली बार उन लोगों ने ये चीज बोली जो हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं कि क्या है, स्ट्रेटजी के तहत 2 राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव कराए जा रहे हैं। जब पूरे देश में एक साथ हो रहा है, आपके पास इतने हाई टेक्नोलॉजी है, आपके पास ईवीएम की इतनी असंख्य संख्या है, तो एक साथ क्यों नहीं इलेक्शन हो सकते थे? लेकिन एक जानबूझ के उसी स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है कि छोटा मोटा राज्य विपक्ष को दे दो, ज्यादा हल्ला ना हो। जब ईवीएम का हल्ला करें तो दिखा दें आप वहां भाई क्यों नहीं बोल रहे हो, वहां तो जीत गए आप। लेकिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है हरियाणा, इनका जीतना जितना ही महत्वपूर्ण था, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इनका महाराष्ट्र जीतना था। हम लोग इस बात पे हमेशा आशंकित थे कि ये महाराष्ट्र नहीं है किसी भी तरह से विपक्ष को जीतने देंगे, चाहे इनको जो कुछ करना पड़े, और वो हुआ। और इतना रिजल्ट का ऐसा रिजल्ट टर्न हुआ, तो ये आप कब तक आप बैठे रहेंगे शांति से? आप सर नाखुश हैं, लेकिन विपक्ष तो खुश है। विपक्ष खुशियां रहे तो आप बोलिए, तो फिर बीजेपी का अलायंस वो भी बन जाए, लड़ने दीजिए फिर आम पब्लिक को। आप घोषित कर दीजिए। देखिए, केवल घोषणा ही बाकी है ना संविधान दिवस की। संविधान इस देश में लागू नहीं है। संविधान लागू होता तो विपक्ष की बात सुनी जाती, संस्थाओं का स्वायत्तता बरकरार रहती, प्राइवेटाइजेशन एकदम अबाध रूप से नहीं होता, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे नियंत्रण रहता, सब पॉलिसियों पे काम होता ना। है कहाँ इस समय? आप एकदम बताइए मुझे, कहाँ किस संस्था में दिख रहा है? ABCD किसी भी संस्था को आप गिना दीजिए जो सरकारी संस्था है। मैं अभी इस महत्वपूर्ण प्रश्न को फिर लिटरेरी एंट्री विश्वविद्यालयों में हो गई है थ्रू UGC के थ्रू, प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस। क्या करेगा विपक्ष? आरक्षण है, इसमें फॉलो कर रहे हैं लोग। कोई आरक्षण का प्रोविजन नहीं है, केवल और केवल एक ईमेल पे एप्लीकेशन मंगाई जा रही है, जिसके आधार पर अपने लोगों को वो अपॉइंट कर देंगे और 5 साल की नौकरी देंगे। जिस तरह अग्निवीर बना रहे हैं उन्होंने बनाया, इस तरह से शिक्षक वीर भी तैयार होने जा रहे हैं। आजादी के बाद से 3 तरह की मुख्य धाराएं रही, एक तो दक्षिण पंथ, वामपंथ, और एक दलित राजनीति भी अपने आप में बाबा साहब के समय से ही एक तूफान पर रही है। लेकिन वर्तमान सिनेरियो में अगर देखा जाए तो दलित राजनीति किधर है और कहाँ है? देखिए, दलित राजनीति का जो, यदि हम वैचारिक स्तर पे बात करें तो दलित राजनीति ही, राजनीति ना कहिए, दलित विचारधारा ही सबसे मुख्य रूप से जो RSS संघ के खिलाफ लड़ रही है। इनको खतरा दलित राजनीति से उतना नहीं है जितना दलित विचारधारा से है, अम्बेडकरी विचारधारा से है। दलित राजनीति में बन जाएंगे, आपको नेता बना देंगे, इसके बाद आपको घोटाले में फंसा के आपको 5 साल के लिए शांत कर देंगे। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, जितने भी दलित बड़े लीडर हुए हैं, जो मुखर हुए हैं, उनका क्या हर्ष हुआ? या फिर बीजेपी उसको अपने पाले में ले लेती है, अपने पाले में नहीं ले पाएगी तो आपको ED CD और इस समय तो सब उसके पास कब्जे में है, आपको एकदम पूरा आपका आंदोलन निष्क्रिय कर देंगे। तो दलित बीजेपी RSS को केवल और केवल खतरा जो है वो अम्बेडकरवाद से ही है। इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा। और ये जो मुख्य, जो सही में लड़ाई लड़ रहा है, जो आज से नहीं, जो 200 साल से लड़ाई लड़ रहा है, बाबा साहब के समय से लड़ाई लड़ता है, तो कौन सा आंदोलन? दलित ही सबसे ज्यादा। क्योंकि देखिए, एक प्रकृति का नियम होता है कि जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता है वो सबसे पहले रिएक्ट करता है। इसमें इन्होंने अब धीरे से, देखिए, एक क्रीमी लेयर वाला मुद्दा भी बीच में आ गया था, ठीक है, कैटेगराइजेशन का मुद्दा आ गया था। तो ये क्या है कि आपस में दलित का आंदोलन, जो दलित सबसे सशक्त रूप से बोलता है, उनकी विचारधारा बड़ी स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे? उसको डाइल्यूट करने के लिए आपने नए नए सिगू पे, कभी क्रीमी लेयर, कभी वर्गीकरण की, ये खा गए वो खा गए। अरे अभी इतने सालों में भैया पहले पूरा तो कर दो, कौन किसका खाया। इसलिए जाति जनगणना की बात भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है। जब विपक्ष में बीजेपी थी तो ये भी बात कर रही थी, तो अब कहा नहीं भाई हो रहा है। ये जाति जनगणना का नैरेटिव इस समय सबसे बड़ा नैरेटिव है। यदि ये जाति जनगणना हो गई इस देश में, ईमानदारी से हो गई, तो इस देश का सिनारियो बदलेगा, 100% बदलेगा। फिर कोई किसी को ये नहीं कह पाएगा कि तुमने मेरा खा लिया, उसने उसका खा लिया। आपको सीधे सीधे आ जाएंगे कि आपकी संसाधनों में किसकी भागीदारी। और केवल आरक्षण का मुद्दा नहीं है,
कि ये पूरी संसाधनों में भागीदारी के लिए अब समय लड़ाई हो रही है और ये होगी, डिले हो सकता है। संघर्ष देखना है कितना अब धैर्य है लोगों के पास, और इस समय बेचैनी बहुत ज्यादा है और कभी भी ये फूट पड़ सकती है। सर आरक्षण का तो मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि संवर समाज को भी 10% हाँ, ईडब्ल्यूएस वो तो अनैतिक आरक्षण है। अब लेकिन ये है कि जब भाई आप हर जगह प्रभावी हैं, आपको आंदोलन खत्म करना है, घोषणा नहीं करनी है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेटर एंट्री विश्वविद्यालय में शुरू हो गई, ठीक है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस क्या है, पूरे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, एक भी विश्वविद्यालय में बता लीजिए जो ईडब्ल्यूएस की पोस्टें खाली हों। 100% भरी गई हैं। जब से SC/ST का आरक्षण लागू हुआ है तब से आज तक कोटा नहीं भरा गया है। ये 10% जो इनलीगल, अवैध, अनैतिक हर तरह का आरक्षण जो है वो क्या हुआ है, इसकी पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से इसको भरा जा रहा है। और ये भी चैलेंजेज है कि मैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, हर विश्वविद्यालय का मैं कह रहा हूं कि आप ईडब्ल्यूएस के मार्कशीट या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसकी चेक करवा लीजिए, एक निष्पक्ष जांच करा लीजिए। 99.9 आपको फर्जी मिलेंगे उसमें से, लेकिन क्योंकि उनको अपने लोगों को लाना है, ये खेल है, आप चिल्लाते रहिए। जी पीडीए का नारा देके, संविधान बचाओ का नारा दे करके समाजवादी पार्टी लगभग 40-39 सीट जीतने में सफल रही उत्तर प्रदेश। हाँ, बहराइच और संभल मामला जब होता है, उसी पीडीए पर अत्याचार होता है, तो पार्टी कहीं नहीं दिखाई नहीं देती। हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैंने कहा ना कि दलितों में बिखराव हो गया राजनीतिक रूप से। चंद्रशेखर भी बड़ी एक उधर उभर के आ गए। बहन जी का अपना एक वो वोट बैंक था। बहन जी अब क्या कर रही हैं वो तो चलिए प्रश्न है ही, लेकिन जब इन्होंने पीडीए का ये एक अखिलेश जी ने इस समय काम अच्छा किया था कि कम से कम इन्होंने यदि पीडीए की बात कर रहे थे तो कैंडिडेट पीडीए के ही उतारे। इस पे उनको साधुवाद देना चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से उपचुनाव सत्ता ने जो षड्यंत्र किया, आपको इतने ज़्यादा वीडियो आपको देखने होंगे कि किस तरह से आपको बंदूक की नोक पे रोका जा रहा है। तो जब आप देखिए, एक तो वोट ना डालने दो, इसके बाद आपका वोट आपका रह ही नहीं गया, आप केवल जाते हो बस मशीन में अंगूठे लगा के चले जाते हो। वोट कहाँ जाना है डिसाइड सत्ता पक्ष कर रही है, तो आपका वोट भी नहीं है। आपको लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने दिया था कि भाई सबका वोट बराबर, मजदूर का भी बराबर, IAS का भी बराबर, राजा का भी बराबर, एक ही वोट है सबका, मूल भी बराबर है, उसका मोल भी बराबर है। लेकिन सबको आपने खत्म कि आपका वोट ही नहीं है, हमको तुम्हारी चिंता ही नहीं है, तुम दो हम लेके आए हैं। कांग्रेस ही लाई थी ईवीएम, पाप तो नहीं का है।